तो एक बार द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हालांकि कई कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए ऑनलाइन की, हम कोई दूसरे काम में बिजी थे। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी, इसलिए हम थोड़ी मैनेजमेंट के लिए हम थोड़े बिजी थे, तो हम प्रसार कर रहे थे और थोड़ा मैनेजमेंट भी कर रहे थे ऑफलाइन क्लासेस के लिए। इसलिए हमने थोड़ा 2-3 दिन के लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनको हमने रोक दिया था कि 2-3 दिन बाद जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम आपके ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ लाइव क्लास स्टार्ट कराएंगे, जो हम डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए बीच में 6-7 दिन का गैप लेना पड़ा और आपके रेगुलर क्लास से नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। आज हम फिर साइंस की महामैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक जो है वो मैंने आपको वैसे ही कवर करवा दिए थे और आप सभी ने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। देखने के बाद मैंने आपको एक काम कहा था कि कोई भी आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उस टॉपिक को एक बार पूरा आपने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आप क्या करो, पिछले साल कितने सवाल जो है उस टॉपिक से उसके अंदर आए हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को मैनेजमेंट करना होगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। क्या ये जो पढ़ा हुआ है या हमने जो पढ़ाया है या आपने जो पढ़ा है इसमें से सवाल आए हैं कि ऐसे ही कोई सवाल आया ही नहीं है, तो मतलब क्या है। तो मैंने कहा था आपको कि आप जैसे ही एक टॉपिक क्लियर कर दो, पिछले साल वाले जितने भी बोर्ड के पेपर हुए हैं या कोई अन्य जो भी एग्जाम हुए हैं उसका आप पेपर निकालो और देखो कि भाई इस टॉपिक के सवाल इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले काफी लंबा समय हो गया है तो आप भी थोड़े भूल गए होंगे, तो वापस मैं आपके हल्का सा एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था जनन। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? जनन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था। तो जनन में मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि भाई अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करना या संतान उत्पन्न करना वो कहलाता है अपने जनन। क्या कहलाता है? जनन। फिर मैंने बताया जनन तंत्र। जनन तंत्र मतलब जनन में या सेक्सुअल कांटेक्ट में शरीर के जो जो अंग या फिर नई संतति उत्पन्न करने में शरीर के जो अंग भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अपन जनन तंत्र। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नर में और एक होता है मादा में। जब नर और मादा दोनों आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद जो नई संतति उत्पन्न होती है उसे तो अपन कह रहे थे युग्मनज या फिर कह रहे थे जाइगोट। मतलब जो बेबी बन रहा था उसे हम कह रहे थे जाइगोट या फिर हिंदी में कह रहे थे तो युग्मनज। फिर मैंने कहा था दोनों के सेक्सुअल कांटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है या जो दोनों के सेक्स ऑर्गन मिलने की जो प्रक्रिया है वो कहला रही थी अपने निषेचन। क्या कहला रही थी? निषेचन। फिर मैंने आपको जनन तंत्र पढ़ाया था। अब जनन तंत्र में भी कौन सा जनन तंत्र पढ़ाया था? नर जनन तंत्र। कौन सा पढ़ाया था? नर जनन तंत्र। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला आपने पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये बताई थी किडनी। क्या बताई थी? किडनी। किडनी बताने से पहले मैं आपको और एक आगे लेके जाऊं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वर्षण कहाँ होते हैं? ऊपरी वाले भाग पर, और फिर धीरे धीरे कहाँ आते हैं? नीचे। अब नीचे आने में टाइम पीरियड लगता है। टाइम पीरियड कितना लगता है? 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड लगता है। वो धीरे 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 नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद एक थैलीनुमा आकृति में इकट्ठा हो जाता है। ये वृषण है, ये देखो थैलीनुमा आकृति। इस थैलीनुमा आकृति को क्या कहते हैं अपन? वृषण कोश। और इस वृषण कोश का जो टेम्परेचर है वो 3 से, सामान्य जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, सेंटीग्रेड। 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम। किसका? वृषण कोश का। इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है। क्यों नहीं नहाना है? अगर ज्यादा गर्म पानी से नहाओगे और वृषण कोश पर वो पानी ज्यादा गर्म वाला पड़ेगा तो शुक्राणु उसके अंदर जो बन रहे हैं, स्पर्म जो बन रहे हैं, महिला को प्रेग्नेंट करने वाले जो शुक्राणु बन रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब वो ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो आगे वाली जो महिला है, जो लेडी है, आप उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। तो ये डॉक्टर भी कहता है कि ज्यादा गर्म पानी को वृषण कोश पर नहीं डालना है या ज्यादा गर्म पानी से अपने को सर्दियों में नहीं नहाना है। नहाओगे तो शुक्राणु आपके क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाओगे और आप नपुंसक बन जाओगे। ये इतना खतरनाक भी हो सकता है। तो ये आपके सामने 2 किडनी है। किडनी में क्या रहता है अपने? यूरिन। क्या रहता है? यूरिन। अब यहां से यूरिन जो है वो यहां आ जाता है इन नलिकाओं के द्वारा। इन नलिकाओं का एक नाम है मूत्र वाहिका। तो यूरिन इसमें से आ रहा है, मूत्र इसमें से आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? मूत्र वाहिका। अब धीरे 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 यहाँ आके वो क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा किसमें होता है? ये जो इकट्ठा होता है इसका नाम है अपने मूत्राशय।
क्या नाम है? मूत्राशय। मतलब यूरिन को एक प्रकार से कहे तो आश्रय मिल रहा है उसको। क्या मिल रहा है? आश्रय। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मूत्राशय। क्या हो गया? मूत्राशय। अब ये क्या करता है? यूरिन इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब ये क्या डालता है? एक प्रेशर डालता है, प्रेशर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इससे त्वचा पर ये एक दाब डालता है। अब दाब डालेगा तो आपके दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ब्रेन से संदेश मिलेगा कि आप अपनी जो टंकी है उसको, वाल को खोलो और यूरिन को क्या करो? त्याग दो, ताकि दूसरा वाला जो यूरिन है उसको भी आने के लिए जगह मिल सके। तो ये जो वाल लगा हुआ है, वाल के द्वारा यूरिन कहाँ आ जाएगा? धीरे 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 कहाँ आ जाएगा? बाहर। कहाँ आ जाएगा? बाहर। ठीक है। फिर अपन देखा था कि वृषण कोश है, वृषण कोश में होता है ये वर्षण। अब वर्षण में क्या बनते हैं? शुक्राणु। ये जो आपको दिख रहा है उसका नाम है शुक्राणु, इंग्लिश में कहता है स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। एक पीछे वाला जो होता है उसके तो कहते हैं पूंछ, और आगे वाला जो भाग होता है उसको कहता है हेड या सिर कह दो अपन। ठीक है। अब ये शुक्राणु जाएगा जाएगा जाएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐसे ऐसे गोल आकृति से लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? क्योंकि ये जो नली है ये गिरे नहीं, उसको बैलेंस बनाने के लिए जो नली है ऐसे वक्राकार उसके कांटेक्ट में होती है। अब यहाँ से शुक्राणु आएगा, काफी लंबा समय लगता है आने में और दूरी भी ज्यादा है, तो इसके रुकने के लिए जगह चाहिए, कमरा चाहिए, तो उस कमरे का नाम है शुक्राशय। मतलब यहाँ आकर शुक्राणु का क्या मिलता है? आश्रय। और ये आश्रय मिलता है 75 डेज तक। 75 डेज के बाद इसको रूम खाली करने के लिए कहते हैं, नहीं जाता तो मर जाता है। मर जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है वीर्य में, और वीर्य का कितना परसेंट बनाता है? 30% हिस्सा जो है वो वीर्य कौन बनाता है? शुक्राशय। अब शुक्राशय में कौन बनाता है? शुक्राणु। धीरे 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 कहाँ आ जाता है? इसमें, ये पहले वाला ब्लॉक में। अब पहले वाले ब्लॉक में 30% तो आ गया, पिक्चर रहा अपना 70%। तो 70% जो वीर्य बनाने का जो काम है वो करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। 70% वीर्य बनाने का जो काम करती है वो कौन करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। लेकिन ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? कैसा होता है? अब उसको क्या करें? उदासीन करने के लिए जो काउपर ग्रंथि है, ये जो काउपर ग्रंथि है वो उसको क्षार कर देती है। कैसा कर देती है? क्षारीय कर देती है। किसको क्षारीय कर देती है? वीर्य को। काउपर ग्रंथि का केवल काम इतना ही है, क्या करना है? जो वीर्य आ रहा है उसको क्या करना? क्षारीय करना, ताकि सेक्सुअल कांटेक्ट करे तो मादा की जो योनि है, जो वेजाइना है, वहां पर तेजाब एसिड पहले से है, वो उसको मार नहीं पाए, उदासीन हो जाए, अम्ल और क्षार मिलेगा। अब वहां एसिड है और ये क्षार है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। इसलिए काउपर ग्रंथि का काम क्या है? वीर्य जो है उसको क्या कर देता है? क्षारीय। क्या कर देता है? क्षारीय। और आपको पूछे, नोट के तौर पर पूछे, तो नोट मैं आपको लिखवा देता हूं, 2 पॉइंट फैक्ट लिखवा देता हूं। एक फैक्ट तो यह है कि शुक्राणु जो है, अगर मेल में शुक्राणु है 75 डेज तक रहता है, और अगर यही मेल में हो नर में शुक्राणु कितने दिन तक रहते हैं? 75 दिन तक। जबकि यही मादा में कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 2 डेज। कौन? शुक्राणु। हल्की हल्की जानकारी ये भी आप याद रखना, कभी कभार पूछ सकता है एग्जामिनर का माथा अगर खनका हुआ हो और कभी बीवी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ हो तो वो गहराई में जाकर और डीपली जाकर पूछ सकता है। तो पूछेगा तो फिर पूछेगा कि भाई नर में कितना होता है शुक्राणु का टाइम पीरियड? 75। और पूछे मादा में कितना होता है? 2 डेज। याद रहेगा। ये वाली जो प्रोसेस थी, ये वाली हमने प्रोसेस जो है वो पढ़ ली थी। आगे हम पढ़ेंगे, अब मैं उस वर्षण को पकड़ूंगा और वर्षण को पकड़ के मैं खोलूंगा। आपने हार्मोन के नाम सुने होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, वो आपने रटे हैं। अब हकीकत में वो आते कहां से है, निकलते कहां से है, देखो विथ प्रूफ करते हैं अपन। ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं था? ये तो आपने रिवीजन कर लिया। रिवीजन किया करो, 2 मिनट लगता है रिवीजन करने में। जितना रिवीजन करोगे आपको उतना ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया याद नहीं रहेगा। करते रहो, पढ़ते रहो, हर एक को 10 बार पढ़ो, रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो, तब जाके आपके दिमाग में गहनता से उतर जाएगा। फिर आप सोचते होंगे सर को इतना याद कैसे होगा? ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई जादू वादू नहीं है। हम बार बार पढ़ाते हैं, एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है? अपने को याद हो जाता है। ठीक है। तो अपन हेडिंग अपनी है वर्षण कोश, या फिर अपन कह दो वर्षण। टेस्टिस, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेस्टिस और हिंदी में कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं? वर्षण। वर्षण में क्या बनते हैं? शुक्राणु, निर्वाण।
वर्षण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु। स्तंभ का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? वर्षण में। और वर्षण रहता कहाँ है? वर्षण कोश में। कहाँ रहता है? वर्षण कोश में। ठीक है, ये अपने है वर्षण। क्या है? वर्षण। ये जो वर्षण है वो बहुत सारी नलिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? नलिकाओं से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी नलिकाएं। एक ऐसे लगभग बहुत सारी नलिकाएं जो मिलती है, बहुत सारी नलिकाएं मिलती है, और बहुत सारी नलिकाएं मिलकर के ये क्या बनाती है? इसका नाम है वर्षण। क्या नाम है? वर्षण। ये जो नलिकाएं हैं ये ऊपरी वाले भाग पर जाके खुल जाती है। सब ऊपर वाले भाग पर जाके खुलेगी। ये नलिकाएं सब ऊपर वाले भाग पर खुल जाती है। कहां जाके खुल जाती है ये सब? इस वर्षण के ऊपरी वाले भाग पर। वर्षण है, वर्षण के ऊपरी वाले भाग पर। ऊपरी वाले भाग को कहते हैं अधि। क्या कहते हैं? अधि। किसका ऊपरी वाला भाग? अधि का मतलब, साइंस में अधि का मतलब होता है ऊपर। साइंस में अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर। किसके ऊपर है? वर्षण के ऊपर। तो इसका नाम हो गया अधिवर्षण। क्या नाम हो गया? अधिवर्षण। क्या नाम हो गया? अधिवर्षण। क्या नाम हो गया? अधिवर्षण। अधिवर्षण। वर्षण के ऊपर सब नलिकाएं खुली होती है। अब नलिका खुलने के बाद ये जिगजैग मोड में होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, फिर नीचे जाके एकदम सीधी हो जाती है। यहां तक तो जिगजैग मोड में होती है, और इसके बाद में जैसे ही जाएगी तो एकदम सीधी हो जाती है नली। कैसे हो जाती है? सीधी। अब इस सीधी नलिका को ही हम कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका, या फिर इसका नाम है इंग्लिश में कहे तो वाशा। इंग्लिश में कहे तो वाशा, हिंदी में कहे तो अपन क्या नाम है इसका? शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका। तो आपको एक बात और हल्की हल्की याद आई होगी, मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया था, तो वर्षण कोश से डायरेक्ट मैंने एक नली जोड़ी थी। अब वो जो नली जोड़ी थी मैंने वर्षण कोश से, उसी का नाम मैंने क्या दिया था? शुक्रवाहिका। इसका मतलब आपके एक और डाउट क्लियर हो गया। डाउट ये क्लियर हो गया कि शुक्रवाहिका डायरेक्टली वर्षण कोश से जुड़ी हुई नहीं होती। पहले किस रूप में होती है? पहले ये अधिवर्षण के रूप में होती है। किस रूप में होती है? अधिवर्षण के रूप में होती है। फिर सीधी हो जाती है। सीधी होने के बाद क्या करती है? शुक्रवाहिका बन जाती है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वासा। क्या कहता है? वासा। क्या कहते हैं? वासा। क्या ये एक नलिका से बनी होती है? क्या? बहुत सारी, लगभग लगभग कहते हैं 600 नलिकाओं से बनी होती है। वैसे इसका कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है और पूछते भी नहीं है, ये ध्यान रखना। रटना मत 600 नलिका है, 600 नलिका है, वर्षण कोश 600 नलिका से बने, तो कोई जरूरी नहीं है। ये कोई आंकड़ा निश्चित नहीं है, हल्का हल्का पर अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी होती है, बहुत सारी कोश ये मिलती है, कौन? नलिका है, तो क्या बना देती है? एक वर्षण बना देती है। और ये सब ऊपर जाके खुलती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वर्षण। अब इन नलिकाओं के बाहर एक द्रव भरा होता है। इन नलिकाओं के बाहर जो है, उस बाहरी भाग पर क्या भरा होता है? एक द्रव। क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? एक द्रव। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अब मैं एक नलिका को लेके खोल रहा हूं, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? देखो ये वर्षण है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये ऊपर जाके खुलता है, ऊपर जाके खुलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अधिवर्षण। क्या नाम है? अधिवर्षण। और यहां पर शुक्राणु आएगा आएगा, फिर ये जिगजैग मोड में होता है, फिर क्या हो जाता है? सीधा सीधा हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका, या फिर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वाशा। क्या कहते हैं? वाशा। अब मैं एक को पकड़ के खोल रहा हूं, अच्छे से आप देखना, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूं, इसका नाम तो आपको पता चल गया ना। अब मैं एक को पकड़ के खोल रहा हूं, मैंने एक नलिका को यहां से पकड़ा, ये नलिका है, उसको यहां लाया, ठीक है? आपके तीर का निशान बना दिया, आपको और याद आ जाएगा। हमारा शरीर है वो आप सभी को मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया था कि कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसका मतलब आपके शरीर में जितने अंग है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से। तो ये जो नलिका है ये भी किससे बनी है? कोशिका से। तो बहुत सारी कोशिकाओं से ये बनी होती है, बहुत सारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है।
कुछ छोटी कोशिका है और कुछ बड़ी कोशिका है। छोटी और बड़ी कोशिका मिलकर क्या बना देती है? नलिका बना लेती है। ये छोटी कुछ बड़ी कोशिका, कुछ छोटी कोशिका और कुछ बड़ी कोशिका मिलकर के क्या बना लेती है? ये शुक्र वाहिका है, बना लेती है, या फिर कह दो नलिका। शुक्र वाहिका या फिर नलिका। ये छोटी कोशिका है, शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। ये जो है ये बड़ी कोशिका है, बस दो का नाम फिक्स है, टाइम पास नहीं करना आपने, आपको नाम देखते पता हो जाएगा, ये छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी है ये बड़ी है। अब आप मुझे बताना, छोटी कोशिका और इसका नाम क्या है? बड़ी कोशिका। एक छोटी और एक बड़ी। तो मैंने आपको बीमारियां पढ़ाई थी और बीमारियों में मैंने बताया था कि माता हमेशा क्या होती है? छोटी। माता हमेशा क्या होती है? छोटी। या माता की हाइट पिता की हाइट से क्या होती है? छोटी। तो छोटी कोशिका मतलब मात्र कोशिका, इसका दूसरा नाम क्या है? मात्र कोशिका। छोटी कोशिका का ही दूसरा नाम क्या है? मात्र कोशिका। और बड़ी कोशिका, भाई बड़ी कोशिका आप इजी तरीके से समझेंगे। एक गांव है, गांव के अंदर कोई बड़ा आदमी है, धनी व्यक्ति है। अब धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर कहते हैं कि सर सर आइए पधारिए, सर आइए पधारिए। और सर के पास में ट्रैक्टर के साथ में एक टोली है। क्या है? टोली। तो इसी का अपन दूसरा नाम कहते हैं सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका। बड़ी कोशिका का दूसरा नाम क्या है? सरटोली कोशिका। और छोटी कोशिका का दूसरा नाम क्या है? मात्र कोशिका। दो बातें आपको समझ में आ गई। अब सब ये वही है, अब मैं सबका नाम नहीं लिखूंगा और ना तो टाइम पास हो जाएगा। छोटी कोशिका, मात्र कोशिका, बड़ी कोशिका, सरटोली कोशिका। ठीक है। अब आप मुझे बताना, एक पिता है एक माता है, बच्चे को जन्म कौन देता है? पिता या माता? जन्म हो ऐसा मत करना सर दोनों का हाथ होता है, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं डिलीवरी किसकी होती है? पिता की होती है या माता की होती है? माता की। बेबी को जन्म कौन देता है? माता। तो यहां पर शुक्राणु को जो जन्म देने का काम करती है वो यही करती है। शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका है, शुक्राणु का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मात्र कोशिका, शुक्राणु बनाने का काम कौन करती है? मात्र कोशिका। या फिर कौन सी कोशिका? छोटी कोशिका। शुक्राणु के निर्माण करने में किसकी भूमिका होती है? छोटी कोशिका की। किसकी भूमिका होती है? छोटी कोशिका। याद रहेगा। अब माता ने जन्म दे दिया, निर्माण कर लिया, लेकिन खाने वाने के लिए कमाने कौन जाएगा? पिताजी। तो पोषण करने का, शुक्राणु को पोषण देने का वो काम करता है तो सरटोली कोशिका है। शुक्राणु को पोषण देने का काम। शुक्राणु को जन्म तो कौन करता है? मात्र कोशिका। निर्माण करने के बाद उसका लालन पालन कौन करता है? सरटोली कोशिका। कौन करती है? सरटोली कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्य असत्यम पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। ये एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है, मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है। दो बातें आपने समझ में आ गई। मात्र कोशिका का नाम क्या है? जन्म देना। माता जन्म देती है तो शुक्राणु को जन्म या निर्माण कौन करती है? मात्र कोशिका। और जन्म देने के बाद लालन पालन कौन करती है? सरटोली कोशिका। कौन करती है? सरटोली कोशिका। अब ये जो वृषण है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इस कोशिकाओं के बाहर भरा होता है एक द्रव। जैसे यहां द्रव भरा होता था, इसी प्रकार यहां भी क्या भरा होता है? द्रव। क्या भरा होता है? इन कोशिकाओं के बाहर क्या भरा होता है? द्रव। और इस द्रव में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इस द्रव में क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये द्रव है, इस द्रव में बहुत सारी क्या है? कोशिका। तैरती हुई कोशिका कह दो आप एक तरीके से। द्रव में क्या होती है? बहुत सारी कोशिका होती है। इन कोशिकाओं का नाम होता है लैंडिंग कोशिका या लैंडिंग सेल। क्या नाम है? लैंडिंग सेल।
ये तैरती है इस द्रव में। कौन सा? एक जो कोशिका द्रव है, इसका नाम भी आप दे सकते हो, कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव में एक कोशिका है, तैरती हुई कोशिका है, उस तैरते हुई कोशिका का नाम क्या है? लैंडिंग कोशिका। और ये लैंडिंग कोशिका कुछ न कुछ अपने अंदर से पदार्थ रिलीज करती है। ये रिलीज करने वाला जो पदार्थ है, ये ध्यान रखना, ये जो रिलीज करने वाला पदार्थ है इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो हार्मोन नाम आया, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। हार्मोन आप सभी को पता है सीधे क्या कहां मिलते हैं? रक्त में। जबकि एंजाइम क्या करते हैं? नलिकाओं के द्वारा क्या आ जाते हैं? बाहर। पढ़ाया था अंतःस्रावी हार्मोन, पढ़ाया था, या अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्य स्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये लैंडिंग कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब हकीकत में ये कहां से आता है? देखो, लैंडिंग कोशिका से। कहां से आता है ये? लैंडिंग कोशिका से। अब हार्मोन है, नलिकाओं के द्वारा बाहर आएगा नहीं, इसका मतलब यहां भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। अब ये नलिकाओं के द्वारा बाहर तो नहीं आएगा, आपको कहीं से भी काट लो, कहीं से भी आपको काट लो, क्या निकलता है? रक्त। इसका मतलब रक्त किसमें बहता है? रक्त नलिकाओं में। तो इसके चारों ओर भी क्या होती है? रक्त नलिकाएं। और इसमें क्या बहता है? रक्त। ये रक्त नलिका है, इस रक्त नलिका में क्या बहता है? रक्त। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन। ये ध्यान रखना, क्या है? हार्मोन। हार्मोन कभी भी बाहर नहीं जाते। तो यहां से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, सीधा उतर जाता है रक्त में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां उतरता है? रक्त में। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आपको पता ही है कि आपके शरीर के अंदर, नर के अंदर कितना काम करता है। दाढ़ी मूंछ का आना है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक है। ये सब काम किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। तो ये किससे निकलता है? लैंडिंग कोशिका से। कौन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। किसमें पाया जाता है? तैरते हुए कोशिका किसमें पाई जाती है? कोशिका द्रव में। अब ये किसके चारों ओर होती है? शुक्र वाहिकाओं के चारों ओर। इसलिए वर्षण है किसकी क्रियात्मक इकाई है? तो शुक्र नलिका या शुक्र वाहिकाओं की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वही क्या कहलाती है? वर्षण। क्या कहलाती है? वर्षण। याद रहेगा आपको, पक्का याद रहेगा। देख लो एक बार वापस मैं आपके रिवीजन करवा देता हूँ। अपने टॉपिक का नाम है वर्षण। अब वर्षण किसके अंदर पाया जाता है? सीधी सी बात है, नर के अंदर ही पाया जाता है। इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर है, नर के अंदर पाया जाता है। बहुत सारी नलिकाओं से बना होता है, नलिका ऊपर जाके खुलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? अधिवर्षण। जिगजैग मोड में होती है लेकिन बाद में सीधी हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? शुक्र वाहिका, या फिर इंग्लिश में कहे तो वासा। क्या कहते हैं? वासा। क्या करते हैं वासा? क्या काम करती है? शुक्र वाहिकाओं के लिए ले जाने का जो काम है वही करती है। मैंने एक वासा को पकड़ा या एक शुक्र नलिका को पकड़ा, खोल दिया। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, तो ये शुक्र वाहिका नलिका ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है। कुछ छोटी कोशिका है और कुछ बड़ी। छोटी कोशिका का नाम क्या नाम है? मात्र कोशिका, और बड़ी का नाम है सर्टोली कोशिका। मात्र कोशिका क्या काम करती है? शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? शुक्राणु के निर्माण में। सर्टोली शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके चारों एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है कोशिका द्रव। अब ये द्रव क्या काम करता है? इसके अंदर एक तैरते हुए कोशिका पाई जाती है, सेल। कौन सी? लैंडिंग सेल। और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपको ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। कहीं एग्जामिनर मान लो कि बेटा एंड बीवी के साथ झगड़ा हो गया, फिर उसने डाल दिया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी कोशिका से निकलता है? लैंडिंग कोशिका। याद रहेगा आपको, सब याद हो गया, लेकिन इसका काम आपको पता नहीं चला कि सर अधिवर्षण का क्या काम है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अधिवर्षण के काम बताता हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अधिवर्षण के मैं आपको काम बताता हूँ। अधिवर्षण का क्या काम है? नॉर्मली जो अधिवर्षण है उसके दो ही कार्य हैं। एक तो शुक्राणु को आश्रय देता है, शुक्राणु का संग्रहण, कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु को भोजन मिलता है। ये सब जो काम है ये किसका काम है? अधिवर्षण। ये 3 नंबर में आपको पूछ सकता है, और पूछेगा कैसे कि अधिवर्षण के कोई 3 कार्य बताइए। अधिवर्षण के कोई 3 कार्य बताइए। ये आरएस लेवल के एग्जाम में भी पूछते हैं। मैंने जो आपको साइंस पढ़ाई है, आरएस का एक
आपने नाम सुना होगा, RS का एग्जाम होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें भी ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। मेंस होता है, पर ये तो ऑप्शन वाले होते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग होती है, और इसमें बाकायदा साइंस का एक सवाल भी आता है, और उसमें सवाल पूछते हैं कि हार्मोन किसे कहते हैं, कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये सवाल भी पूछते हैं कि अधिवर्षण के कार्य लिखिए, तो अधिवर्षण के 3 कार्य बोर्ड में भी आपको पूछ सकता है। क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, आजकल सवाल है वो अंदर से आने लगे हैं। पहले बाहर बाहर से आते थे, अब सवाल कहाँ से आते हैं, अंदर में, बहुत गहराई से। जिसने अच्छे से पढ़ा है उसी को समझ में आते हैं। तो ये अधिवर्षण के कार्य हो गए। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, वर्षण। अब ये आपके जो नर जनन तंत्र था उसके बारे में पूरा क्लियर हो गया। अब आप देखना कि भाई जनन तंत्र में से, नर जनन तंत्र में से जितने भी सवाल आए, बड़े से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। आप जरूर बताना कि सर इसमें देखो ये डाउट है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यहीं तक रखेंगे। आपको लास्ट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 तारीख है, 1 जुलाई, 1 जुलाई से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमने वीडियो भी डाला था और काफ़ी बार कहा भी था कि फीस कम करने के लिए, तो फीस हमने कम भी की थी। 400 रुपये फीस रखी थी। कितनी फीस रखी थी, 400 रुपये। अब 400 रुपये फीस कहाँ तक थी, 1 तारीख तक। ऑफर है, ऑफर 2 दिन और रहे हैं, या कल का दिन और रहा है। अब कल से आप में से अगर कोई कहता है कि सर 1 दिन और ऑफर बढ़ा दो, फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो और आपको सचेत कर देता हूं, 1 जुलाई के बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर जो पुराने वाली फीस है फिर वो लगेगी। तो आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, या कोई अभिभावक देख रहा है, तो एडमिशन अभी से करवा दें। हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, द स्टडी क्लासेस के नाम पे, और यूट्यूब पे क्लास है ही। यूट्यूब में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और पिन कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो भी, इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी आप फॉलो करके रिक्वेस्ट भेज के जो भी जैसे तैसे नंबर लेके आप कह सकते हो कि सर मैं आऊँगा या मैं आऊँगी। तो एडमिशन 1 जुलाई तक ऑफर के साथ करवा ले, आपके लिए महा ऑफर है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये ऑफर मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है, लेकिन हमने दिया है। ठीक है, एक और बात आपको कह देते हैं कि ऑफलाइन बैच की जो टाइमिंग है वो एक बार आप नाम लिखवा लो, फिर हम डिस्कशन करके आपको टाइमिंग कह देंगे कि भाई ये टाइमिंग रहेगा, ये टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए तो कॉल के माध्यम से आप ले लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आपके आगे से आगे जो भी है आस पड़ोस के लिए, या जो भी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, उनको भेजें वीडियो, और वो भी देखें और वो भी आगे बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।